चौहान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। निजी स्कूलों की समस्याओं को करवाएं हल, सितंबर में स्कूल खोलने की दी जाए अनुमति। स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ ने विधायक से लगाई गुहार। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा, शहर की सड़कें सुधारी जाएंगी, सीएम को लिखा है पत्र। कृषि अध्यादेश के विरोध में व्यापारियों की हड़ताल चौथे दिन भी रही जारी। 31 अगस्त को जिले के 75 केंद्रों पर होगी प्री डीएलडी परीक्षा, 15,070 अभ्यर्थी होंगे शामिल। अब खबरें विस्तार से। जिले में प्री डीएलडी की परीक्षा 31 अगस्त को होगी। इसके लिए जिले भर में 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को ब्लॉक वाइज बैठकों का आयोजन हुआ, जिसमें चीफ डीईओ सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और केंद्राधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए। जिले में 31 अगस्त को होने वाली प्री डीएलडी परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर शुक्रवार को जिले के शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें केंद्राधीक्षकों से सुझाव लेने के साथ साथ निर्देश भी दिए गए। इस परीक्षा में जिले भर से 15,070 विद्यार्थी शामिल होंगे। इन केंद्रों पर 75 केंद्र अधीक्षक सहित प्रश्न पत्र वितरण, संग्रहण, पर्यवेक्षण के लिए 18 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सभी केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन सहित गाइडलाइन की पालना की जाएगी। सभी विद्यार्थियों को मास्क पहनकर परीक्षा में पहुंचना होगा। परीक्षा का समय दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगा। परीक्षा को लेकर चीफ डीईओ ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से प्री डीएलईडी परीक्षा 2020 का आयोजन 31 तारीख को करवाया जा रहा है। जिले में जो है इस परीक्षा के लिए हमने 75 सेंटर बनाए हैं, जो सभी ब्लॉकों में बनाए गए हैं, और एक एनपीएस स्कूल को छोड़कर सभी केंद्र जो है हमारे सरकारी विद्यालयों में और महाविद्यालयों में बनाए गए हैं। इन 75 केंद्रों पर 15,070 विद्यार्थी जो है परीक्षा देंगे और परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षार्थियों की सुविधा की दृष्टि से देखते हुए इन केंद्रों का मैपिंग भी किया गया है। इस परीक्षा के लिए जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो हमने उनसे विचार विमर्श करके मीटिंग कर ली है, एसपी महोदय से भी हमने विचार विमर्श करके मीटिंग कर ली है। पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाया जा रहा है और जिले के सभी एसडीएम साहिबान को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने पत्र लिख दिया है। हमारे जितने भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं वो इस परीक्षा के नोडल ब्लॉक मुख्य अधिकारी होंगे और एओ साहिबान जो होंगे। 31 तारीख को जो है सुबह पेपर वितरित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा और 2 से लेकर 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। इसी आयोजन के संदर्भ में आज की बैठक 2 चरणों में रखी गई है। पहले स्तर पर नौर, भादरा, रावसर और पीलीबंगा के केंद्राधीक्षकों की बैठक हुई है और दूसरे चरण में अब हनुमानगढ़, संगरिया और टिब्बी ब्लॉक के केंद्राधीक्षकों की बैठक होगी। समस्त तैयारियां इसकी पूर्ण कर ली गई है। विद्यार्थियों के लिए ये निर्देश हैं कि वे डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र, साथ में अपनी एक ओरिजिनल आईडी और काला बॉल पेन लेकर परीक्षा केंद्र पर जाएंगे। वहां पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर विद्यार्थी को सैनिटाइज किया जाएगा और उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो मास्क अवश्य लगाकर जो कोरोना की एडवाइजरी है उसका पालन करें। निजी विद्यालयों की समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ हनुमानगढ़ ने जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में विधायक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि कोविड-19 के चलते स्कूलों में शिक्षण कार्य लंबे समय से बंद है। गत सत्र 19-20 की वार्षिक परीक्षा से पहले स्कूल बंद हो जाने के कारण गत सत्र की लगभग 70% फीस बकाया जमा नहीं हुई। वहीं बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है, इसलिए नियमों की पालना के साथ सितंबर में स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कहा कि 2020-21 की फीस के स्थगन आदेश के कारण सक्षम अभिभावक भी पिछले सत्र की बकाया फीस जमा करवाने में आनाकानी कर रहे हैं। इस कारण निजी स्कूल संचालकों एवं शिक्षकों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। कई शिक्षकों और संचालकों ने भूख और बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या भी कर ली। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसको ध्यान में रखते हुए संस्था संघ ने विभिन्न मांगों को हल करने की मांग की है। इसमें सत्र 19-20 की आरटीई की दूसरी किस्त और उससे पहले की जिन स्कूलों की बकाया किस्तें हैं उनका शीघ्र भुगतान करने, कोरोना काल में स्कूल संचालन नहीं होने के कारण रखरखाव में होने वाली आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए निजी स्कूलों के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने, कोविड अनलॉक 4 लगभग सभी संस्थान यहां तक कि धार्मिक संस्थाएं, मैरिज पैलेस, मॉल्स तक को भी नियमों के साथ खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है। इसलिए बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियमों के साथ सितंबर माह में स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाए।
अपने विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के पास अपनी संस्थाओं की समस्या को लेकर आए हैं। हमने उनको ज्ञापन दिया है कि इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित केवल इस प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी समस्या है कि उनको पीछे का पैसा भुगतान नहीं हुआ या स्कूल खोले नहीं है, न सरकार अभी कोई गाइडलाइन जारी करी जिससे कि स्कूल खोलने की कोई संभावना दिखाई देती है या कोई आर्थिक पैकेज। बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे विधायक महोदय ने और हमारी बात को सुन के और ये स्वीकार किया कि वास्तव में प्राइवेट स्कूलों के बिना एजुकेशन देना सरकार के बस की बात नहीं है। और ये कहा कि आप अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर मेरे पास जयपुर हम साथ चलेंगे और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे। राजस्थान के एकमात्र विधायक होंगे जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों की एक एक बात को इस ढंग से, अभिभावकों की भी हमारी भी बात को और बड़ी गंभीरता से जो ग्राउंड लेवल पर बात होती है उस तरह उसको हल करने की कोशिश की है। हम विधायक का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं इस बारे में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने निजी शिक्षण संस्था संघ की मांगों को सुनकर निराकरण करवाने का भरोसा दिलवाया और कहा कि कोरोना खत्म होने के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो अवश्य ही निजी स्कूलों को राहत दी जाएगी। सुनिए क्या बोले विधायक। अब लग गया तो अब बिजली अभी वो खर्च है संभाल अपने इलाज को नहीं बाप की करी कोरोना की तो आपको मिले 2 महीने बीमारी आज 5-4 साल का लंबी अपन मजबूत हो गई लागू पर आप बचाव जो है वो आप ही कर सके आदमी और दूसरों कोई बचाव एक बात ठीक है कि पहले दिन तो आज पॉजिटिव 4 दिन बाद नेगेटिव इधर तो स्कूल लग नहीं रहे हैं और सरकार भी इनको ये कह रही है भी आप जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको तो हटाओ मत, उनको पूरी तनख्वाह दो और फीस भी मत लो। अगर ये फीस नहीं लेंगे और उनको पूरा वेतन देंगे तो मेरे ख्याल में संस्था को चलाना बड़ा मुश्किल है। और इनकी जैसे मांग है कि हमारा जो पुराना बकाया पड़ा है अगर वो ही हमें मिल जाता है तो हमारा कुछ टाइम उससे हम निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हम हमारी इन शिक्षण संस्थाओं के अगर ये प्राइवेट संस्थाएं नहीं हो तो मैं कहता हूँ अपने एजुकेशन नहीं दे सकते। इन्होंने हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर के अंदर जो अपने शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम जब जयपुर जाएंगे इनके जो प्रतिनिधि है 5-7 आदमी साथ लेकर के शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे कि इनके जो बकाया वो उनको पैसा मिल जाए तो इनके 4 महीने 2 महीने निकल जाएंगे, इतने में हालात ठीक हो जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे तो इनको फीस भी आएगी और बच्चे भी पढ़ेंगे। अब दोनों जो अभिभावक है वो कह रहे हैं साहब स्कूल नहीं खोले तो हम फीस किस बात की दें, तो दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। इसका कुछ न कुछ हल निकालना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार कुछ पैसा अपने वहन करके और इनको आर्थिक सहायता देगी तभी ये शिक्षण संस्थाएं अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और हम सरकार से मांग करेंगे कि इनको कुछ न कुछ दिया जाए ताकि ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जिले की सड़कों की बदहाल स्थिति की बात हो या फिर मेडिकल कॉलेज में फंसा भूमि का पेंच या फिर क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर सुधार की बात, हनुमानगढ़ विधायक ने शुक्रवार को स्काई न्यूज से एक साक्षात्कार में ज्वलंत मुद्दों पर हर सवाल का जवाब दिया। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि हमारे शहर की सड़कें दूसरे शहर से बेहतर है लेकिन 2-3 टुकड़े खराब हैं, इसलिए वह मुख्यमंत्री से मिले हैं। इसके अलावा विधायक ने मेडिकल कॉलेज और क्वारंटाइन सेंटर आदि के बारे में तसल्ली से जवाब दिया। सुनिए क्या बोले विधायक चौधरी विनोद कुमार। सारे शहर के अंदर हनुमानगढ़ और जंग शहर में जैसी रोडें हैं मेरे ख्याल में किसी शहर में नहीं है। सिर्फ ये भगत सिंह चौक से ये अपने पेट्रोल पंप तक और भगत सिंह चौक से बाईपास कर लो चाहे आप रेलवे फाटक से करो, इसके लिए अब की दफे मैं मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दे के आया हूँ कि ये सड़कें हमारी बहुत ही जरूरी है। अगर ये 2 रोड बन जाएंगी मैं समझता हूँ कि हमारे शहर जैसा कहीं टूटी नहीं। आप टाउन में जाके देखो, जंग शहर में देखो, ये बाईपास कैसा सुंदर बन गया। ये दोनों बना के छोड़ेंगे कि हमें किसी तरह से करना चाहिए। मैं सीएम साहब को भी लिख के दे के आया हूँ, एससी साहब से मेरी बात हुई है, एक्शन साहब से बात हुई है, तो ये हम चाहते हैं सीसी रोड बने। और ये लड्डू कबाड़ी तक अगर बन जाती है उसके आगे तो बहुत बढ़िया है। ये 2 किलोमीटर का टुकड़ा है और वो 3-3.5 किलोमीटर का टुकड़ा है। अगर ये कोई खास बात नहीं है, जब भी सड़क बनेगी ये सबसे पहले बनाएंगे। और शहर के अंदर किसी अब ये सड़क जो है नीचे है, नाली ऊपर बनी हुई है, जब तक ये सीसी रोड नहीं बनेगी वो पानी नाली के अंदर नहीं जा सकता।
और पीछे से जो सीसी रोड बनी है उसी के लेवल के अंदर ये सीसी रोड बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबने सबसे बात की है और ईश्वर ने चाहा तो ये थोड़ा बरसात का टाइम निकल जाता है, ये बड़ा। एक गुलाब कोठारी की हाईकोर्ट में पहले कोई रिट की हुई थी, तो हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो पहले आपने जो रखा हुआ है, जहाँ कहीं कोई पार्क रखा हुआ है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो एक अड़चन आ रही थी कि ये पहले पार्क रखा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पार्क अलग से बन गया एक मुरब्बे के अंदर। प्रयास तो हम ये करेंगे भी ये जगह रह जाए तो दोनों शहरों के बीच में है। बाई चांस अगर वो कोई समस्या आ गई तो हमारे पास ये जिला पार्क के पास 40 बीघा जमीन पड़ी है, उसका भी हमने नक्शा वगैरह बना लिया है। जंक्शन में बनाए जा रहे भाजपा कार्यालय का निरीक्षण शुक्रवार को हनुमानगढ़ आए प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई आदि मौजूद रहे। इस दौरान निर्माण स्थल पर सभी पदाधिकारियों ने पौधारोपण भी किया। वहीं इसके बाद भाजपा की बैठक का भी आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में निर्माणाधीन भाजपा कार्यालय के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। चल रहे निर्माण कार्यों की संपूर्ण जानकारी निर्माण प्रभारी जुगल किशोर गौड़ से ली और निर्माण गति तेज करने का सुझाव दिया। निर्माणाधीन जिला भाजपा कार्यालय में पौधारोपण भी किया गया। उसके पश्चात भाजपा जिला हनुमानगढ़ की संगठनात्मक बैठक ली गई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, वर्तमान व पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष व महामंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। आज हमारे बीच इस भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने वाले हम सबके मार्गदर्शक है माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब आए हैं और उन्होंने जो हमारे कार्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है उसका निरीक्षण किया है और उसके बाद बैठक है कार्यकर्ताओं का संबोधन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। टाउन के वार्ड 47 में दिन दहाड़े एक चोर ने मकान को सूना देकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोर ने मकान से नकदी और जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। खास बात यह है कि मकान के पास ही रहने वाले पड़ोसी युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। मकान को सूना देखकर पड़ोस के ही एक युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड नंबर 47 की है। हालांकि मकान मालिक के आने पर मौके से चोर भाग गया। चिरंजी लाल पुत्र संतराम सोरगर के मकान में यह चोरी की वारदात हुई है। मकान मालिक के पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख की नकदी, चांदी की 2 जोड़ी पाजेब, सोने के जेवरात चोरी हुए हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को राउंड अप कर लिया है। इस संबंध में प्रवीण के खिलाफ मकान मालिक ने नामजद मामला दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपित प्रवीण से पूछताछ कर रही है। मामले की जाँच सहायक उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र स्वामी कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में जिले में व्यापारियों की हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। जंक्शन और टाउन के व्यापारियों ने चौथे दिन भी दुकानें बंद रखी। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कानून को लेकर व्यापारियों में रोष कम नहीं हो रहा। पिछले 3 दिन की तरह चौथे दिन भी जंक्शन और टाउन मंडियों में किसी भी तरह की जिंसों की बोली नहीं हुई। वहीं व्यापारियों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि अध्यादेश से व्यापारी व मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। किसानों को भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां पेश आएंगी। उन्होंने कहा कि नए अध्यादेश से मंडियों से बाहर कृषि उपज खरीदने वाले व्यापारियों से मंडी टैक्स, मंडी सेस नहीं लिया जाएगा, जबकि मंडी में कार्य करने वाले व्यापारियों से सभी प्रकार के शुल्क वसूले जाएंगे। सेंटर सरकार काला कानून, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान व्यापारी धानका एसोसिएशन जिंदाबाद। मोदी सरकार ने जो मंडियों को खत्म करने का ये काला कानून व्यापारियों पर थोपा है, हम व्यापारी वर्ग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आज इस एजिटेशन के माध्यम से हम सरकार को ये जताना चाहते हैं कि आप द्वारा जो काला कानून जैसे पहले नोटबंदी वाला लिया गया था, अब ये लिया जा रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लें, अन्यथा व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा आंदोलन करने पर उतारू हो जाएगा। तो अभी आंदोलन जारी रहेगा या आज अंतिम दिवस है। इस जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसका आगे की कार्रवाई जैसे राजस्थान खाद्य व्यापार संघ जयपुर से आएगी, हम उसका पालन करेंगे।
जिले में रात को अचानक आई बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई। हालांकि शुक्रवार के दिन की शुरुआत धूप से ही हुई। कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया के अनुसार गुरुवार रात जिला मुख्यालय पर 12 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि संगरिया 7 mm और टिब्बी में 8 mm बारिश हुई। खास बात यह रही कि दूसरे दिन शुक्रवार को भी सड़कों पर पानी जमा रहा और वाहन चालक परेशान होते रहे। राष्ट्रीय किसान संगठन की बैठक शुक्रवार को जंक्शन स्थित कृषक विश्राम गृह में हुई। इसमें नेशनल हाईवे में दी जा रही मुआवजा राशि पर आपत्ति जताई गई। साथ ही नए लागू किए गए कृषि कानूनों का भी विरोध जताया गया। राष्ट्रीय किसान संगठन की बैठक में नेशनल हाईवे रोड में दिए जा रहे भूमि के मुआवजे का किसानों ने विरोध जताया। किसानों का कहना था कि एनएच के तहत सरकार 2 तरह का मुआवजा दे रही है जो किसानों के हित में नहीं है। उनका कहना है कि एक जमीन का 45 लाख तो एक का 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, जो गलत है। जबकि सरकार को भूमि का सही मूल्यांकन कर एक जैसा ही 45 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा किसान नेताओं ने कृषि अध्यादेश पर भी विरोध प्रकट किया और उन्हें रद्द करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि इस संबंध में सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे। पहला मुद्दा तो है कि नेशनल हाईवे जो रोड है ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਗਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ 6 ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਗਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ। ये जो सरकार ने किसानों के खिलाफ ये अध्यादेश लागू किया है, इसका घोर विरोध है, जो कि पंचायतों द्वारा, गांवों के संगठनों द्वारा, किसानों द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हम गांव इसका किसानों से मिलन कर रहे हैं और किसान इसका घोर विरोध कर रहे हैं। टाउन जंक्शन रोड पर बने गड्ढों से हरदम हादसे का खतरा बना रहता है। ऐसे में सड़क के आसपास के दुकानदारों ने हादसों से बचाव के लिए सड़क पर झंडे लगा दी। वहीं दुकानदारों में इस बात को लेकर रोष है कि सड़क के गड्ढों को लेकर विभाग गंभीर नहीं, इसलिए दुकानदारों ने यह कदम उठाया है। ये लोग सड़क के गड्ढों में झंडा लगा रहे हैं ताकि वाहन चालकों को हादसे से बचाया जा सके। दरअसल टाउन जंक्शन रोड पर टाउन की तरफ मुख्य मार्ग पर इतने बड़े गड्ढे बन गए हैं कि यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं। ऐसे में आसपास के दुकानदारों ने हादसों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया। वहीं इन दुकानदारों का कहना था कि लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन विभाग की और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि बैठक आयोजित कर इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। यदि फिर भी सड़क सुधार नहीं हुआ तो तेज आंदोलन किया जाएगा। आज हम आपने देख ही लिया, जब आप आए तो हम आपको भी साइड में कर रहे थे। ये लाल झंडा इसलिए लगाया कि यहाँ लोग गिर रहे हैं, बच्चियाँ गिर रही है स्कूटरी पे। अब आप तो कहते हैं हेलमेट लगाएं, प्रशासन कहता है वो लगाएं, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने ये हमें क्या दिया है? तो इधर कोरोना वायरस चल रहा है, उससे बचना है या इन खड्डों से बचेंगे? सड़क में खड्डे नहीं है, खड्डों में सड़क है। बात ये है, अब पीडब्ल्यूडी सचेत नहीं होती है, हम अपना ज्ञापन देंगे और उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जब बारिश थी तो और खड्डा दिख नहीं रहा था, हम लाल झंडी लेके खड़े रहे, लेकिन नहीं दिखता। स्पीड पे होते हैं लोग, हाईवे है, इसमें कितने लोगों की पीठ में दर्द हुआ है, कईयों की रीढ़ की डिस्क हिली है। अब क्या बताएं सर आपको, आप आए हो तो कुछ जागरूकता की हमें ये लगने लगा कि कुछ जागेगा, सोया कुंभकर्ण, पीडब्ल्यूडी जागे। यहाँ पे मेरा संजय टी स्टॉल के नाम से दुकान है, चाय की शॉप है। मैं यहाँ पे यानी रात को 9 बजे तक बैठता हूँ। दिन में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत बचाव है, दिखता है लोगों को। हमने अभी झंडे लगाए इसके अंदर, आज से 2-3 दिन पहले मिट्टी गिरे हैं, ईंटें लगाए हैं उसके अंदर। प्रशासन इसके अंदर मान लो कोई कुछ नहीं कर रहे, रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवा रहे हैं। पीडब्ल्यू की जो गाड़ी है, जो सड़क बनाते हैं, वो गाड़ी रोज़ यहाँ से टपता है, लेकिन नहीं, कभी गौर नहीं कर रहे हैं। कल भी गया ये गाड़ी 2 मिनट यहाँ पे रुका है, लेकिन मैंने बोलना चाहा उसको, सर ये गाड़ी ये खड्डा है जी। वो कहता है बस सुनने इस कान से सुने, इस कान से निकाल दी है। लेकिन रात को 8 बजे के बाद आए दिन हादसा होते होते यानी टल जाता है। रात को यानी गाड़ी आता है फुल स्पीड में, पीछे वाले को पता नहीं लगता जो आगे खड्डा है। आगे वाले ने तो ब्रेक मार लिया खड्डा देख के, लेकिन पीछे वाला क्या होता है, वो आगे वाली जो गाड़ी जो ब्रेक मारता है ना, उसके अंदर आगे ठोक देते हैं।
ठीक है। और कल परसों गाड़ी एक कोई 80 की स्पीड में था, उसने खड्डा देखा नहीं, झंडा भी लगा रखा था, उसने झंडा उसको दिखे ना दिखे लेकिन वो उड़ा दिया, गाड़ी पलटते पलटते बच गया भाई जी। हम चाहते हैं ये खड्डा जल्द से जल्द आजकल में सही हो, लेकिन बरसात जब आ जाए ना और ज़्यादा खतरा है। बाबा रामदेव जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से जंक्शन के सेक्टर 12 के वाल्मीकि पार्क में पौधे लगाए गए। इस मौके पर मोहल्ले के लोगों ने इन पौधों की देखभाल का जिम्मा लिया। राष्ट्रीय युवक परिषद का पौधारोपण अभियान लगातार जारी है। इसके तहत 16 अगस्त से लेकर अब तक 11,000 पौधे लगाए गए हैं। इसी के तहत रामदेव जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि पार्क में भी पौधे लगाए गए। इस मौके पर डीएसपी अतर सिंह, बिजली बोर्ड और डेयरी के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर पौधे लगाए। खास बात यह भी है कि राष्ट्रीय युवक परिषद ने अब तक जंक्शन के विभिन्न पार्कों में पौधे लगाए हैं। इस बारे में परिषद के अध्यक्ष सहित डीएसपी ने क्या कहा, सुनिए। और आज हमने ये लास्ट पार्क था, हमने लगातार चारों पार्क में पहले 357 पौधे लगा दिए हैं। इसमें ये भगत सिंह पार्क, अम्बेडकर पार्क, इंदिरा गांधी पार्क और विश्वकर्मा पार्क, जिसमें सबसे ज़्यादा 80 पौधे लगाए हैं। और आज के दिन में सबसे बड़ा आभारी हूँ हमारे डिप्टी साहब का, जो अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, और बिजली बोर्ड के एक्शन आर के गर्ग साहब, डेयरी के एमडी साहब, हमारे सभी साथी लोग जो आए हैं। और हमने इस मोहल्ले वाले में सबको जिम्मे कर दिया, जिस पार्क लगाए इनको बड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है। गढ़ के अंदर बड़े ही उत्सव का माहौल है। बाबा रामदेव जी महाराज रोनीचा वाले, उनका जन्म उत्सव है। हरित क्रांति के तहत हमने क्रांति एक अभियान हनुमानगढ़ को स्वच्छ हरा भरा, जो नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है, उसको हमने उजागर किया है, ऊंचा किया है। और इस पार्क जो वाल्मीकि पार्क है सेक्टर नंबर 12 में, मनी राम जी और इनके जो पार्षद हैं यहाँ के, इन्होंने जो मंदिर निर्माण में जो मूर्ति यहाँ स्थापित करी है, इनके द्वारा ही शंकर भगवान का भी यहाँ मंदिर का निर्माण जारी है। सभी को रामदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। रामदेव जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ वाल्मीकि पार्क पे मोहल्ले के वार्ड मेंबर, राष्ट्रीय युवक परिषद के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा प्रवीण जैन जी, अग्रवाल जी व बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर साहब पीके गोयल साहब व अन्य मोहल्ले के गणमान्य नागरिकों, महिलाओं व बच्चों की उपस्थिति में रामदेव जयंती पार्क में भजन कीर्तन के बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। करीबन 50 पेड़ पौधे लगाए गए हैं। वो इनका चारों तरफ बाउंड्री है, इनको देखभाल का जिम्मा भी मोहल्ले वासियों ने लिया है। युवा अड़वन समाज की ओर से ट्रैफिक थाना प्रभारी के कार्यों को देखते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। युवा अड़वन समाज ने यह सम्मान किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किया है। टाउन ट्रैफिक थाना भवन को नया लुक देने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार में अपना अहम योगदान निभाने वाले ट्रैफिक थाना इंचार्ज अनिल चिंदा का शुक्रवार को युवा अड़वन समाज ने सम्मानित किया। युवा अड़वन समाज के अध्यक्ष ने कहा कि ट्रैफिक थाना प्रभारी भविष्य में इसी तरह का कार्य करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। सुनिए क्या बोले अड़वन समाज के अध्यक्ष। अड़वन हनुमान जंक्शन के द्वारा अनिल चिंदा जी जो हनुमानगढ़ टाउन में जंक्शन में अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, और जिन्होंने आज ही भव्य निर्माण जो ये नया थाना इनके समक्ष बना है, इनके कार्य के अंदर बना है, जो शहर में जितनी ट्रैफिक व्यवस्था है इन्होंने सुधार किया है, उसके उपलक्ष्य में हमने आज अपने समाज की तरफ से एक मोमेंटो उनको गिफ्ट किया, जो उनके कार्य के प्रति अच्छा जो उन्होंने जो काम कर रहे हैं उसके प्रति गिफ्ट किया। और जैसे उनका ये लक्ष्य है कि समाज में और हनुमानगढ़ शहर के अंदर जितना वो काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो अपना अच्छा काम करते रहेंगे, हम उनसे उम्मीद करते हैं। कोरोना काल के लिए हमने अभी कुछ दिन पूर्व मास्क वितरण का कार्य किया है, जिसके आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुँची है। और हम आने वाले समय के अंदर जन सहयोग एक कुछ कैंप्स लगाने का भी प्रावधान कर रहे हैं, वो भी आपके साथ जल्द ही आपके सामने सूचना आपको दी जाएगी। और इसके अलावा जैसे वो बड़ा कोई अच्छा काम करने वाला है, जैसे हमारे अरूढ़ जी महाराज जी का कोई चौक बनना हमारे में प्रावधान है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम उसका कोई इसके लिए अच्छा स्टेप उठाएं, कदम उठाएं। टाउन में 25 लाख की लागत से परिषद की ओर से पार्किंग स्थल विकसित होने के बाद भी मुख्य बाजार में चौक चौराहों पर वाहनों की पार्किंग हो रही है। हैरानी की बात यह है कि नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। परिषद की ओर से पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़े किए जाएं, इसको लेकर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई, जिस कारण सड़कों पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े किए जा रहे हैं। को तोड़ के उसको पार्किंग बनाई गई है, फिर भी पार्किंग व्यवस्था बहुत अव्यवस्थित है। गाड़ियां खड़ी रहती है, ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल भी खड़ा रहता है, लेकिन लोग फिर भी पार्किंग कर देते हैं। काफ़ी तक गाड़ियाँ वो भिजा रहे हैं। वो 25-50 लाख रुपए जो भी लागत है पार्किंग बनाए, उसका क्या बेनिफिट है? जब तक इस पूरी पार्किंग व्यवस्था को वहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे
बहुत समस्या बनी रहती है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, काफ़ी आ जाती है। और यहाँ तक कि अब मेरे पास फ़ोटो है, मैं बोलो तो आपको भिजा सकता हूँ, ट्रक आ जाते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे ट्रांसपोर्ट नगर है, पूरे रोड पे 2-2 3-3 ट्रक खड़े होकर के पूरा सामान लोडिंग अनलोडिंग करते हैं यहाँ पे। ये सबसे बड़ी इसमें गाड़ियाँ तो आधी वहाँ शिफ्ट हो जाती है, पूरी करेंगे तो व्यवस्था होगी, लेकिन वो जगह जो निकल जाते हैं वहाँ ट्रक आ जाते हैं 2-2 3 दिन। मेरे पास फ़ोटो भी लिया हुआ है, आप बोलो तो मैं भिजवा सकता हूँ। तो मेरा आपसे नगर परिषद के प्रशासन से अनुरोध है, इतना पैसा लगा के उसका सदुपयोग किया जाए और पार्किंग को पूरी तरह से वहाँ से व्यवस्थित किया जाए। एसी फ्रिज का काम है सर, ठीक है। और यहाँ मतलब गाड़ियाँ लगाने से इतने परेशान हैं लोग कि सभी नए कस्टमर आ सकता है, ना ही कोई प्रशासन हमारी सुनाई कर रहा है। बाकी इधर इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, इनका माल आ रहा है, ये अवैध तरीके से माल यहाँ अवैध तरीके से माल उतार रहे हैं, ठीक है ना, उस वजह से सारे परेशान हैं। टाउन में स्थायी पार्किंग स्थल होने के बावजूद अभी मुख्य बाजार में चौक के पास सड़क पर ही वाहन पार्किंग किए जा रहे हैं। इससे बहुत कम वाहन इस सुव्यवस्थित तरीके से पार्क हो पाते हैं। वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही सड़क पर आवाजाही प्रभावित होती है। पार्किंग स्थल के लिए पुरानी तहसील की नजूल संपत्ति की जमीन हैंडओवर किए जाने के बाद परिषद की ओर से भवन डिसमेंटल करा पार्किंग का निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन स्थिति यह है कि अभी भी चौक चौराहों के पास सड़कों पर ही अस्थायी पार्किंग की जा रही है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। इस बारे में ट्रैफिक थाना प्रभारी क्या बोले, सुनिए। इनकी तरफ से कोई आदेश नहीं आया था, नगर परिषद की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया था कि ये पार्किंग जो बनाया गया है इसमें गाड़ी खड़ी करवाई जाए। और बीच में अभी कुछ दिन पहले इसका गेट का वो कार्य चल रहा था, वर्क चल रहा था, और उसमें पहले भी मेरे से इनसे वार्ता हुई थी कि गेट बनने के बाद इनको स्टार्ट किया जाएगा। अब हो सकता है कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन अब ये है कि हम गाड़ियां अंदर लोगों को कहेंगे गाड़ियां पार्किंग में लगाएं, बाज़ार में नहीं लेके जाएं, क्योंकि बाज़ार की सड़कें कंजस्टेड हैं, वहाँ दिक्कत आ जाती है। नहीं, बाज़ार का लिए हमने चारों तरफ जैसे होमगार्ड के जो लगा रखा है, जवान लगा रखे हैं, ताकि गाड़ी जो 4 व्हीलर है वो अंदर नहीं जाए और बाहर से ही उसको रोका जाए और वो पार्किंग व्यू में रखा जाए। तो पार्किंग का चलान किया जा रहा है, बोर्ड लगाए गए हैं हमारे द्वारा, बाज़ार के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं नो पार्किंग के। वहाँ अगर कोई गाड़ी खड़ी करता है उसका नो पार्किंग का चलान किया जाता है और उनको मोटिवेशन भी किया जाता है कि आइंदा यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करें। भादवे की दशमी पर इस बार लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिरों में मेला नहीं भरा। जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में भरने वाला मेला भी स्थगित कर दिया गया। हालांकि गुरुवार को मंदिर परिसर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया। जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में इस बार कोरोना महामारी के चलते बाबा रामदेव का मेला नहीं भरा। हालांकि घर बैठे श्रद्धालुओं को मंदिर कमेटी की ओर से दर्शन करवाए गए। शुक्रवार को मंदिर परिसर में मेला स्थगित होने पर कमेटी की ओर से सिर्फ शाम को महाआरती का कार्यक्रम रखा गया। इसे कमेटी के फेसबुक पेज पर लाइव किया गया। वहीं स्काई चैनल पर भी इसका लाइव प्रसारण किया गया। श्रद्धालुओं ने कोरोना काल के चलते बाबा रामदेव के दर्शन लाइव किए। भादवा सुदी दसम बाबा रामदेव जी का जयंती, ये हनुमानगढ़ जंक्शन में जो बाबा रामदेव जी मंदिर है, बीकानेर जोन का सबसे बड़ा भव्य मंदिर है और यहाँ बहुत भारी मेला भरा जाता है। दूर दूर से गांवों से यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण सभी प्रोग्राम कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। सिर्फ मंदिर कमेटी के आरती मंडल के कार्यकर्ता ही इसके प्रोग्राम को निभा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और सैनिटाइजर किया जा रहा है और मंदिर को लाइटों से सजाया गया है। शाम को महाआरती होगी, उसका भी लाइव स्काई चैनल पर दिखाया जाएगा और भंवरलाल जोशी फेसबुक पर पेज लाइक कर सकते हैं। राजकीय एनपीसी कॉलेज में गुरुवार को स्नातक स्तर पर पाठ प्रथम की प्रवेश सूची जारी कर दी गई है। प्राचार्य डॉक्टर एनएस भांबू ने बताया कि प्रवेश कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातक स्तर में कला, विज्ञान, वाणिज्य और बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। 2 सितंबर तक ई मित्र पर फीस जमा करवाकर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। के नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पाठ प्रथम के अंतर्गत आज कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय और बीसीए संकाय के अंतर्गत विद्यार्थियों की प्रथम प्रवेशित सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रथम मेरिट लिस्ट के साथ साथ ही आयुक्तालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई है, जिसके तहत प्रवेशित फर्स्ट मेरिट वाले विद्यार्थियों को
और इसके साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची वाले विद्यार्थियों को भी 2 सितंबर से पूर्व अपनी फीस जमा करवानी है। विद्यार्थी अपने दिए गए मोबाइल नंबर पर उनको जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें दिए गई एप्लीकेशन आईडी के आधार पर ई मित्र पर जाकर के अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आना आवश्यक नहीं है। साथ ही साथ विद्यार्थियों की प्रथम प्रवेशित सूची का प्रकाशन 5 सितंबर को किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।